नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 1। उदय। वर्षा का अंत हो गया। कुंवार उतर रहा था। कभी कभी झीनी झीनी बदली हो जाती थी, परंतु संध्या के समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ था। सूर्यास्त होने में थोड़ा सा विलंब था। बिठूर के बाहर गंगा के किनारे 3 अश्वरोही तेजी के साथ चले जा रहे थे। तीनों बाल्यावस्था में। एक बालिका, 2 बालक। एक बालक की आयु 16-17 वर्ष, दूसरे की 14 से कुछ ऊपर, बालिका की 13 से कम। बड़ा बालक कुछ आगे निकला था कि बालिका ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई। बोली, देखूं कैसे आगे निकलते हो। और वह आगे हो गई। बालक ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया और बालक धड़ाम से नीचे जा गिरा। सूखी लकड़ी के टुकड़े से उसका सिर भिड़ गया। खून बहने लगा। घोड़ा लौटकर घर की ओर भाग गया। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। बालिका ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया, मोड़ा और उस बालक के पास पहुंची। एक क्षण में तड़ाक से कूदी और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े हुए झुककर घायल बालक को ध्यानपूर्वक देखने लगी। माथे पर गहरी चोट आई थी और खून बह रहा था। बालिका मिठास के साथ बोली, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है, लहू बहने का कोई डर नहीं। मझला बालक भी पास आ गया, उतर पड़ा और विह्वल होकर अपने साथी की चोट को देखने लगा। नाना, तुमको तो बहुत लग गई है, उस बालक ने कहा। नहीं, बहुत नहीं है, बालिका मुस्कुराकर बोली। अभी लिए चलती हूँ, कोठी पर मरहम पट्टी हो जाएगी और बहुत शीघ्र चंगे हो जाओगे। कैसे ले चलोगी मनु? बड़े लड़के ने कातर स्वर में कराहते हुए पूछा। मनु ने उत्तर दिया, तुम उठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मैं उसकी लगाम पकड़े तुम्हें अभी घर लिए चलती हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ है? घायल ने उसी स्वर में प्रश्न किया। भाग गया, चिंता मत करो, बहुत घोड़े हैं, मेरे पर बैठो, जल्दी नाना जल्दी। मनु, मैं सद नहीं सकूंगा, मैं साध लूंगी, उठो। नाना उठा। मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसने खून में तर नाना को बिठलाया और बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर स्वयं पीछे जा बैठी। एक हाथ से घोड़े की लगाम संभाली, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दी। पीछे पीछे मंझला बालक भी चिंतित व्याकुल चला। जब ये गांव के पास आ गए तब घोड़ों पर सवार कई सिपाही इन बालकों के पास पहुंचे। चोट तो नहीं लगी? उफ, बहुत खून निकल आया है, आओ मैं लिए चलता हूं। घर पर घोड़े के पहुंचते ही हम समझ गए थे कि कोई दुर्घटना हो गई है, इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर संभाले हुए ले आई। कोठी के फाटक पर पहुंचते ही एक उतरती अवस्था के और दूसरे अधेड़ वय के पुरुष मिले। दोनों त्रिपुंड लगाए थे। उतरती अवस्था वाला रेशमी वस्त्र पहने था और उसको कुछ कम दिखता था। उसने अपने अधेड़ साथी से पूछा, क्या ये सब आ गए मोरोपंत? हाँ महाराज, मोरोपंत ने उत्तर दिया। जब वे बालक और निकट आ गए तब मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या? मनु और नाना साहब दोनों लहूलुहान हैं। जिनको मोरोपंत ने महाराज कहकर संबोधित किया था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उन्होंने भी दोनों बच्चों को रक्त में सना हुआ देखा तो घबरा गए। सिपाहियों ने झटपट नाना को मनु के घोड़े पर से उतारा। मनु भी कूद पड़ी। मोरोपंत ने उसको चिपटा लिया। उतावले होकर पूछा, मनु, चोट कहाँ लगी बेटी? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका, मनु ने जरा मुस्कुरा कर कहा। नाना को अवश्य चोट आई है,
परंतु बहुत नहीं है। कैसी लगी मनु? बाजीराव ने प्रश्न किया। कोठी में प्रवेश करते करते मनु ने उत्तर दिया, हाँ, साधारण सी बात थी। घोड़े ने ठोकर खाई, वह संभल नहीं सके, जा गिरे। घोड़ा भाग गया। घोड़ा ऐसा भागा कि मुझको तो हंसी आने को हुई। मोरोपंत ने मनु के इस अल्हड़पने पर ध्यान नहीं दिया। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आई, वह इस बात पर मन ही मन प्रसन्न थे। बाजीराव को सुनाते हुए मोरोपंत ने पूछा, तू नाना साहब को कैसे उठा लाई? मनु ने उत्तर दिया, कैसे भी नहीं। वह बैठ गए, मैं पीछे से सवार हो गई। एक हाथ में लगाम पकड़ ली, दूसरे में नाना को थाम लिया, बस। नाना को मुलायम बिछौने में लिटा दिया गया। तुरंत घाव को धोकर मरहम पट्टी कर दी गई। घाव गंभीर ना होने पर भी लंबा और जरा गहरा था। बाजीराव बहुत चिंतित थे। उन्होंने रो तक दिया। मोरोपंत को विश्वास था कि चोट भयप्रद नहीं है, तो भी वह सहानुभूति के कारण बाजीराव के साथ चिंताकुल हो रहे थे। जब मनुबाई और मोरोपंत उसी कोठी के एक भाग में, जहां उनका निवास था, अकेले हुए, मनु ने कहा, इतनी जरा सी चोट पर ऐसी घबराहट और रोना पीटना? बेटी, चोट जरा सी नहीं है, कितना रक्त बह गया है। आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं, उसमें युद्ध क्या रेशम की डोरों और कपास की पौनियों से हुआ करते थे? नहीं मनु, पर यह तो बालक है। बालक है, मुझसे बड़ा है, मलखंब और कुश्ती करता है। पाला गुरु उसको शाबाशी देते हैं। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? मनु, अब वह समय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काका? वही आकाश है, वही पृथ्वी, वही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, सब वही हैं। तू बहुत हट करती है। जब मैं सवाल करती हूं तो आप इस प्रकार मेरा मुंह बंद करने लगते हैं। मैं ऐसे तो नहीं मानती। मुझको समझाइए, अब क्या हो गया है? अब इस देश का भाग्य लौट गया है। अंग्रेजों के भाग्य का सूर्योदय हुआ है। उन लोगों के प्रताप के सामने यहाँ के सब जन निस्तेज हो गए हैं। एक का भाग्य दूसरे ने नहीं पढ़ा है। यह सब मन गढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला। तू जब और बड़ी होगी तब संसार का अनुभव तुझको यह सब स्पष्ट कर देगा। मैं डरपोक कभी नहीं हो सकती। आप कहा करते हैं, मनु तू ताराबाई बनना, जीजाबाई और सीता होना। यह सब भुलावा क्यों? अथवा क्या वे सब डरपोक थीं? बेटी, ये सब सती और वीर थीं, परंतु समय बदलता रहता है, बदल गया है। यह तो हेर फेर कर वही सब मनमाना तर्क है। फिर कभी बताऊंगा। मैं ऐसी गलत सलत बात कभी नहीं सुनने की। तो सोएगी भी या रात भर सवाल ही करती रहेगी? अंत में खींचकर परंतु मिठास के साथ मोरोपंत ने कहा। मनु खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, काका, आपने तो टाल दिया। मैं इस प्रसंग पर फिर बात करूंगी। अभी अवश्य करवट लेते ही सोई, यह सोई। फिर एक क्षण उपरांत मनु ने अनुरोध किया, काका, देख आइए नाना सो गया या नहीं। आपको नींद आ रही हो तो मैं दौड़कर देखाऊं? मोरोपंत ने मनु को नहीं जाने दिया। स्वयं गए, देख आए। बोले, नाना साहब सो गए हैं। मनु सो गई। मोरोपंत जागते रहे। उन्होंने सोचा, मनु की बुद्धि उसकी अवस्था से बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तक कोई योग्य वर हाथ नहीं लगा। दक्षिण जाकर देखना पड़ेगा। इसी विचार के लौट फेर में मोरोपंत का बहुत समय निकल गया। कठिनाई से अंतिम पहर में नींद आई। मनुबाई सवेरे नाना को देखने पहुंच गई। वह जाग उठा था, पर लेटा हुआ था। मनु ने उसके सिर पर हाथ फेरा, स्निग्ध स्वर में पूछा, नींद कैसी आई? सोया तो हूं, पर नींद आई गई बनी रही। कुछ दर्द है। वह दोपहर तक ठीक हो जाएगा। तीसरे पहर घूमने चलोगे ना? संध्या से पहले ही लौट आएंगे।
सवारी की धमक से पीड़ा बढ़ने का डर है। आरंभ में कदाचित थोड़ी सी पीड़ा हो, परंतु शीघ्र उसको दाब लोगे और जब लौटोगे तो याद नहीं रहेगा कि कभी चोट लगी थी। यदि पीड़ा बढ़ गई तो सह लेना, फिर कभी गिरोगे तो चोट कम आंसेगी। और यदि आज ही फिसल पड़ा तो मैं तुमको फिर उठा लाऊंगी, चिंता मत करो। और जो तुम खुद गिर पड़ी तब मैं फिर सवार हो जाऊंगी, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और घर आ जाऊंगी। मेरे बस का नहीं। लड्डू खाओगे? इच्छा नहीं। तब क्या इच्छा है? मुझे चुपचाप पड़ा रहने दो। कब तक? 3-4 दिन लग जाएंगे। किसने कहा? काका कहते थे और वैद्य ने भी कहा था। वैद्य तो लोभवश कहता होगा, पर दादा क्यों कहते थे? उनसे ही पूछ लेना, मेरा सिर मत खाओ। मनु हंस पड़ी, फिर दाईं ओर का होंठ थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा दबाकर बोली, तुम कहते थे बाजी प्रभु देश पांडे की कीर्ति से बढ़कर कीर्ति कमाऊंगा, तानाजी मालसरे को पछाड़ूंगा, स्वर्गवासी छत्रपति शिवाजी को अपने कृत्यों से फड़का दूंगा, श्रीमंत पंत प्रधान प्रथम बाजीराव की बराबरी करूंगा। इतने में वहां बाजीराव आ गए। मनु इतनी तीक्ष्णता के साथ बोल रही थी कि बाजीराव ने उसका अंतिम वाक्य सुन लिया। बोले, तेरी चपलता न जाने कब कम होगी, यह क्या पके जा रही है? मनु रंच मात्र भी नहीं दबी, बोली, इसको दादा आप बकना कहते हैं? आप ही हम लोगों को यह सब छुटपन से सुनाते आए हैं, मैं उसी को दोहरा रही हूं। अब इसे आप बकवास समझने लगे हैं। यह क्यों दादा? बेटी, क्या आज उन बातों के स्मरण से जीवन को चलाने का समय रहा है? महाभारत की कथाएं सुनो और अपने पुरखों की बातें सुनो, अच्छी भली बनो, मन बहलाओ और जीवन को पवित्र सुख से सुखी बनाओ। नाना को चिढ़ाओ मत। मनु ने मुस्कुराकर होंठ जरा सा दबाया, थोड़ी सी त्योरी संकुचित की और बाजीराव के बिल्कुल पास आकर बोली, क्या हम लोगों को अब सोकर खाकर ही जीवन बिताना सिखाइएगा दादा? बाजीराव को हंसी आई। कुछ कहना ही चाहते थे कि मोरोपंत कहते हुए आ गए, नाना साहब को हाथी पर बैठकर थोड़ा घूम आने दीजिए, बाहर तैयार खड़ा है। बाजीराव ने प्रश्न किया, हाथी की सवारी में चोट को धमक तो नहीं लगेगी? मोरोपंत, नहीं, पलकिया में बहुत मुलायम गद्दी तकिए लगा दिए गए हैं और हाथी बहुत धीमे चलाया जाएगा। मनु हाथी को देखने बाहर दौड़ गई। नाना निस्तार इत्यादि के लिए उठ गया। मनु ने हाथी पहले भी देखे थे, फिर भी वह इस हाथी को बार बार चारों ओर से घूम घूम कर देख रही थी और उसके डील डॉल पर कभी मुस्कुरा रही थी, कभी हंस रही थी। थोड़ी देर बाद बाजीराव नाना को लिए बाहर आए, साथ में छोटा लड़का भी था, मोरोपंत पीछे पीछे। हाथी पर पहले नाना को बिठा दिया गया, फिर छोटे को। महावत ने हाथी को अंकुश छुआई, हाथी उठा। मनु ने मोरोपंत से कहा, काका, मैं भी हाथी पर बैठूंगी। बाजीराव के घुटनों से लिपटकर बोली, दादा, मैं भी बैठूंगी। नाना हौदे में महावत के पास बैठा था। उसने महावत को अविलंब चलने का आदेश दिया, मनु की ओर देखा भी नहीं। बाजीराव ने नाना से कहा, लिए जाओ ना मनु को। नाना ने मुंह फेर लिया। तब बाजीराव ने दूसरे बालक से कहा, राव साहब, मनु को ले लेते तो अच्छा होता। महावत कुछ ठिठका तो नाना ने उसकी पसलियों में उंगली चुभोकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वह नाना साहब और राव साहब दोनों लड़कों को लेकर चल दिया। मनु की आंखों में क्षोभ उतर आया। मोरोपंत का हाथ पकड़कर बोली, हाथी लौटाओ काका, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी। बाजीराव कोठी में चले गए। मोरोपंत को भी क्षोभ हुआ, परंतु उन्होंने उसको नियंत्रित करके कहा,
वह चला गया बेटी। मनु मोरोपंत का हाथ पकड़कर खींचने लगी। महावत को पुकारिए, वह रुक जाएगा। मैं बिना बैठे नहीं मानूंगी। मोरोपंत का क्षोभ भड़का। उन्होंने उसका फिर दमन किया। मनु ने फिर हाथी पर बैठने का हठ किया। मोरोपंत ने क्रुद्ध स्वर में मनु को डांटा। तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, क्यों व्यर्थ हठ करती है? मनु तुनक कर सीधी खड़ी हो गई। तमक कर कुछ कहना चाहती थी, एक क्षण होठ नहीं खुल सके। मोरोपंत ने शांत करने के प्रयोजन से भरसक धीरे स्वर में परंतु क्रोध के सिलसिले में कहा, सैकड़ों बार कहा कि समय को देखकर चलना चाहिए। हम लोग न तो छत्रधारी हैं और न सामंत सरदार। साधारण गृहस्थों की तरह संसार में रहन सहन रखना है। पढ़ी लिखी होने पर भी न जाने सुनती समझती क्यों नहीं है। कह दिया कि भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, हट मत किया कर। मनु ने होंठ सिकुड़े, चुनौती सी देती हुई बोली, मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। मोरोपंत का क्रोध क्षोभ भीतर सरक गया। हंस पड़े। मनु को पेट से चिपका लिया। कहा, अब चल, कोई शास्त्र पुराण पढ़, तब तक वे दोनों लौट आते हैं। मनु मचली। मैं अपने घोड़े पर बैठकर सैर को जाऊंगी और उस हाथी को तंग करूंगी। मोरोपंत सीधे शब्दों में वर्जित करना चाहते थे, परंतु इस उपकरण में सफलता के चिन्ह न पाकर उन्होंने तुरंत बहाना बनाया। घोड़े से यदि हाथी चिढ़ गया तो तू भले ही बचकर निकल आए, पर नाना साहब, राव साहब तथा महावत मारे जाएंगे। वह मान गई। तब तक कुछ और करूंगी, मनु ने कहा। पुस्तकें तो नहीं पढ़ूंगी, बंदूक से निशानेबाजी करूंगी। थोड़ी देर में घंटा बजाता हुआ हाथी लौट आया। मनु दौड़कर बाहर गई। एक क्षण ठहरी और आह खींचकर भीतर चली गई। नाना और राव दोनों बालक अपनी जगह चले गए। बाजीराव ने नाना को पुचकार कर पूछा, दर्द बढ़ा तो नहीं? नहीं बढ़ा, नाना ने उत्तर दिया। अच्छा लग रहा है। मनु कहाँ गई? बाजीराव ने कहा, भीतर होगी। राव साहब, उसे बुरा लगा होगा, नाना ने साथ नहीं लिया। मैंने तो कहा था। वह मुझको सवेरे से चिढ़ा रही थी। बाजीराव, क्या? नाना, उसका स्वभाव है। कुछ क्षण उपरांत मनु वहां आ गई। नाना ने हंसते हुए कहा, चबीली, तुम क्या कोई ग्रंथ पढ़ रही थी? मनु जल उठी, बोली, मुझसे छबीली मत कहा करो। नाना ने और भी हंसकर कहा, क्यों नहीं कहा करूं, यह तो तुम्हारा छुटपन का नाम है। मनु की आंखें लाल हो गईं। बोली, मुझको इस नाम से घृणा है। नाना गंभीर हो गया, बोला, मुझको तो यही नाम सुहावना लगता है, छबीली छबीली। इस नाम को कभी नहीं सुनूंगी। कहकर मनु वहां से जाने को हुई। बाजीराव ने उसको पकड़ लिया। मनु ने भागना चाहा, न भाग सकी। तब नाना ने भी पकड़ लिया। क्या मनु बुरा मान गई? नाना ने स्नेह के साथ पूछा। मनु होंठ सिकोड़कर रुखाई के साथ बोली, अवश्य आगे इस नाम से मेरा संबोधन कभी मत करना। इसी समय पहरे वाले ने बाजीराव को सूचना दी, झांसी से एक सज्जन आए हैं, नाम तात्या बताते हैं। नाना बोला, मनु 1 से 2 तात्या हुए। मनु का क्षोभ घुला। बाजीराव ने प्रहरी से झांसी के आगंतुक को बैठाने के लिए कह दिया। मनु ने कहा, झांसी वाला तात्या कुश्ती लड़ता होगा? राव साहब, झांसी में कोई बाला गुरु होंगे तो कुश्ती का भी चलन होगा। वह तो राज्य ठहरा। नाना, बड़ा राज्य है? बाजीराव, बड़ा तो नहीं है, पर खासा है। हमारे पुरखों का प्रदान किया हुआ है, जानते होंगे। राव साहब, अपने को फिर नहीं मिल सकता? मनु, दान किया हुआ फिर कैसे वापस होगा? बाजीराव, हाँ, वापस नहीं हो सकता। झांसी के राजा हमारे सूबेदार थे।
इस समय अपना बस होता तो झांसी में हम लोगों का काफी मान होता, परंतु झांसी तो बहुत दिनों से अंग्रेजों की मातहती में है। मनु, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, सतारा इत्यादि के होते हुए भी थोड़े से अंग्रेजों ने आप सबको दबा लिया। बाजीराव, यह मानना पड़ेगा कि वे लोग हमसे ज्यादा चालाक हैं। हथियार उनके पास अधिक अच्छे हैं, शूरवीर भी हैं और भाग्य उनके साथ है, और आपसी फूट हमारे साथ। मनु, दादा, क्या भाग्य में शूरवीर होना भी लिखा रहता है? यदि ऐसा है तो अनेक सिंह सियार होते होंगे और अनेक सियार सिंह। बाजीराव, जब सियार पागल हो जाता है तब सिंह भी उससे डरने लगता है। वह भाग्य से पागल होता है अथवा और किसी कारण से? बाजीराव हंसने लगे। इसी समय मोरोपंत ने आकर कहा, दादा साहब, तात्या दीक्षित झांसी से आए हैं। बाजीराव बोले, मैंने उनको बैठा दिया है, यहीं ठहरने, भोजन इत्यादि का प्रबंध कर दिया जाए। मोरोपंत ने कहा, तात्या मुझको एक बार काशी में मिले थे, यात्रा के लिए गए हुए थे। विद्या विदग्ध हैं, सज्जन हैं, राजा के यहाँ उनका मान है। मनु ने हंसकर पूछा, कुश्ती लड़ते हैं, तलवार बंदूक चलाते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं? दूर पगली, मोरोपंत ने कहा, जो यह सब ना जानता हो वह क्या कुछ है ही नहीं। दीक्षित जी पक्के ब्राह्मण हैं, शास्त्री, आचार्य। नाना ने मनु की ओर देखते हुए कहा, और यदि ब्राह्मण हथियार बांध उठे तो वह पक्के से कच्चा हो जाएगा। मनु, तुम बताओ। मनु हंसी, बाजीराव भी हंसे। मोरोपंत ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की जैसी वाचाल तो शायद ही कोई हो। मनु ने होठों की समेट में मुस्कुराहट को दबाकर गर्दन मोड़ी, फिर विशाल नेत्र संकुचित करके बोली, आप ही कहा करते हैं ताराबाई ऐसी थी, जीजाबाई ऐसी थी, अहिल्या ऐसी, मीरा ऐसी। मैं पूछती हूँ, क्या वे सब मुंह पर मोहर लगाए रहती थी? भोजनोपरांत तात्या दीक्षित से बाजीराव और मोरोपंत मिले। तात्या दीक्षित झांसी से बिठूर आए हुए थे। वह ज्योतिष और तंत्र के शास्त्री थे। काशी, नागपुर, पूना इत्यादि घूमे हुए थे। महाराष्ट्र समाज से काफी परिचित थे। बिठूर ब्रह्मवर्त में बाजीराव के साथ दक्षिणी ब्राह्मणों का एक बड़ा परिवार आ बसा था। उस काल में मलखंब और मल्लयुद्ध के आचार्य बालागुरु का अखाड़ा दक्षिणियों और हिंदुस्तानियों से भरा रहता था और गुरुबल, यौवन और स्वाभिमान को वितरित सा करते रहते थे। वह स्वयं इतने दृढ़, बलिष्ठ और स्वाभिमानी थे कि उनको लेटने तक में चित्त होने से नफरत थी। औंधे लेटा करते थे। मोरोपंत ने अवसर निकालकर तात्या दीक्षित से प्रार्थना की, दीक्षित जी, मुझे अपनी कन्या मनुबाई के विवाह की बड़ी चिंता लग रही है। मैंने बहुत खोज की है, परंतु कोई योग्य वर नहीं मिला। अब भी खोज कर रहा हूं। आपका संसार में बहुत परिचय है। आप इस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ दीजिए, बड़ा अनुग्रह होगा। बाजीराव ने भी कहा, कन्या बहुत सुंदर है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि और होनहार। उसके लिए अच्छा वर ढूंढना ही चाहिए। मोरोपंत बोले, सब हथियार चलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। घोड़े की सवारी में पुरुषों के कान पकड़ती है। जब 4 वर्ष की थी इसकी मां का देहांत हो गया था, इसीलिए मैंने स्वयं उसकी दिन रात देखभाल की है, लालन पालन किया है। मराठी, संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है। शास्त्रों में उसकी रुचि है। बाजीराव ने कहा, बालिका है, इसीलिए इस आयु में जितना पढ़ सकती थी उतना ही पढ़ा है, परंतु तेज बहुत है। पूजा पाठ मन लगा कर करती है। मोरोपंत फूल गए। बाजीराव को भी संतोष हुआ। बोले, जब आप जाएं तो साथ में जन्म पत्री लेते जाएं। योग्य वर से मेल खाने पर हमको सूचित करें। दीक्षित ने स्वीकार किया। उसी समय राव साहब के साथ मनु वहां आ गई। बाजीराव ने दीक्षित से कहा, यही वह कन्या है।
दीक्षित ने मनुबाई के विशाल नेत्र, भौरे को लजाने वाली चमकीले बाल, स्वर्ण सा रंग और संपूर्ण चेहरे का अतीव सुंदर बनाव देखकर प्रसन्नता प्रकट की। दीक्षित ने ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, आ बेटी, आ, तूने शास्त्र पढ़े हैं? उच्च कुल की ब्राह्मण कन्या के लिए यह उपयुक्त ही है। मनु और राव साहब बाजीराव के पास मसनद पर बैठ गए। मनु बिना किसी संकोच के बोली, मैंने शास्त्र आंखों से देख भर लिए हैं। मुझको तुलसीदास की रामायण बड़ी प्रिय लगती है, परंतु तलवार चलाना, मलखंभ भांजना, घोड़े की सवारी, ये उससे भी बढ़कर भाते हैं। बाजीराव ने हंसकर टोका, और बात बनाना, चबड़ चबड़ करना, इन सब से बढ़कर अच्छा लगता है। मोरोपंत के मन में क्षणिक रोष आया। वह चाहते थे कि लड़की तात्या दीक्षित के सामने ऐसी बातें करे कि शील संकोच का अवतार जान पड़े। पूजा पाठ संबंधी रुचि पर बाजीराव ने ज्यादा जोर दिया, अश्वारोहण इत्यादि पर बहुत कम। तात्या दीक्षित ने जन्मपत्री मांगी, मोरोपंत ने ला दी। दीक्षित ने उसकी परीक्षा करके कहा, ऐसी जन्मपत्री मैंने कदाचित ही पहले कभी देखी हो। इसको कहीं की रानी होना चाहिए। परंतु दीक्षित ने हंसकर कहा, बालिका है, अभी संसार उसने देखा ही क्या है। बिल्कुल अबोध है, मोरोपंत बोले। सयानी होने पर अपने घर द्वार का खूब प्रबंध करेगी। तात्या दीक्षित ने उत्साहित होकर भविष्यवाणी सी की, यह किसी राज्य की रानी होगी। राव साहब अभी तक मनु के पीछे चुप बैठा था। बोला, राज्य तो सब अंग्रेजों ने ले लिए हैं, नए राज्य कहां से बनेंगे? राज्यों की और राज्य बनाने वालों की न कमी रही है और न रहेगी, तात्या दीक्षित ने हंसकर कहा। मनुबाई मुस्कुराकर बोली, पर कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा जोर बांध दिया है कि कोई सिर ही नहीं उठा सकता। बाजीराव विषयांतर करना चाहते थे। बोले, झांसी में बाग बगीचे कितने हैं? तात्या दीक्षित, बहुत हैं। राजा के बगीचे हैं, सरदारों और सेठ साहूकारों के हैं, नगर के भीतर ही अनेक हैं। मनु, सेना बड़ी है? दीक्षित, खासी है। मनु, घोड़े अच्छे हैं? राव साहब, हाथी? दीक्षित, बहुत से हैं। मनु, कितने? इतने में वहां सुगठित शरीर का एक युवक आया। बाजीराव ने पूछा, क्या है तात्या? अपने नाम के एक और मनुष्य को संबोधित होते देखकर दीक्षित चौंका। मनु ने बेधड़क कहा, यह हमारे गुरु के अखाड़े के प्रधान हैं, आपके नामधारी। तात्या दीक्षित ने मन में चाहा कि लड़की और अधिक बात न करे। युवक तात्या ने पेशवा से विनय की, महाराज, गुरुजी ने कहलवाया है कि झांसी से जो आचार्य आए हैं वे हमारे अखाड़े को देखने की कृपा करें। दीक्षित ने हामी भरी। तीसरे पहर सब लोग बाला गुरु के अखाड़े पर गए। मलखंभ और मलयुद्ध का प्रदर्शन हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।